तो हमने ऑफर तो देख लिया, अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आखिर एक्सेप्टेंस क्या होता है? तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। तो देखते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है। व्हेन द पर्सन, यहाँ पर पर्सन किसको कहा गया है? पर्सन कहा गया है टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया था। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल जो है ऑफर का दूसरा नाम होता है। तो ऑफर किसके लिए बनाया जाता है? ऑफरी के लिए। कौन बनाता है? ऑफरर बनाता है। तो जब वो पर्सन जिसके लिए ऑफर बनाया गया हो, यानी ये कौन पर्सन है? ये हमारा ऑफरी। ऑफरी क्या करेगा? सिग्निफाइज। सिग्निफाइज का मतलब होता है एक्सप्रेस। ऑफरी जो है वो एक्सप्रेस करेगा हिज असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट, या फिर आप अप्रूवल, कुछ भी कह सकते हो। तो जब ऑफरी एक्सप्रेस करेगा अपनी कंसेंट या फिर अप्रूवल किस चीज पर? देयर टू। देयर टू का मतलब इस ऑफर पे, जो ऑफर ऑफर ने ऑफरी को दिया है। तो हम मानते हैं कि हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल यानी ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब माना जाता है हमारा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है। व्हेन द पर्सन मतलब वो पर्सन जिसके लिए ऑफर बनाया गया, यानी जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया, वो पर्सन को एक्सप्रेस करनी है, सिग्निफाइज करनी है अपनी असेंट यानी अपनी कंसेंट, तो उस प्रपोजल को जो है एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ए ने ऑफर किया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, सेल हिज कार टू बी ₹90,000। बी एक्सेप्ट, बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसके ऑफर को और बोल दिया कि मैं जो है तुम्हारी कार 90,000 में खरीदने को तैयार हूँ। इन दिस केस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ए ने ऑफर दिया कार बेचने का, बी ने ऑफर एक्सेप्ट किया कार को खरीदने का, दोनों के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बन गया। ऑफर भी आया और एक्सेप्टेंस भी आई, बात खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सेप्टेंस को लेकर, देख लेते हैं। अब प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब बता चुका हूं ऑफर। व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो आपको पता है एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस क्या होता है? हमने पढ़ा था प्रॉमिस का मतलब होता है एक्सेप्टेड प्रपोजल, यानी जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट द ऑफर, एक्सेप्टेंस जो है कन्वर्ट कर देता है ऑफर को प्रॉमिस के अंदर, ये तो आपको पता है, अभी ऊपर पढ़ा हमने। देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। यहाँ पर एक नया वर्ड है रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है? वापस लेना। किस चीज को वापस लेना है? ऑफर जो है अपने ऑफर को वापस ले सके, इस बात में अब बहुत देरी हो चुकी है। अब अगर सपोज ऑफर ने कोई ऑफर दिया ऑफरी को, और ऑफर देने के बाद ऑफर को लग रहा है कि मुझे ये ऑफर नहीं देना चाहिए था ऑफरी को, मैं अपने ऑफर को वापस लेना चाहता हूं, तो अगर ऑफर को अपने ऑफर को वापस लेना है तो एक्सेप्टेंस से पहले ले ले, क्योंकि अगर एक बार आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ऑफरी ने, उसके बाद वो प्रॉमिस बन जाएगा, और प्रॉमिस बनने के बाद बहुत लेट हो चुका है। अब आप उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते, यानी वापस नहीं ले सकते, उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सर विलियम एंसन ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट क्या था? एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो यहाँ पर विलियम एंसन ने जो है आपकी एक्सेप्टेंस को कंपेयर किया है, आपकी एक्सेप्टेंस को किसके बराबर बताया गया है? जलती हुई माचिस की तिल्ली के बराबर, लाइटेड मैच के बराबर। और आपके ऑफर को किसके बराबर बताया गया है? आपके ऑफर को बताया गया है ट्रेन ऑफ गन पाउडर, यानी गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन के बराबर बताया गया है। यानी विलियम एंसन ने बोला है कि आपका एक्सेप्टेंस ठीक वैसा ही है जैसे जलती हुई माचिस की तिल्ली, और आपका ऑफर ठीक वैसा ही है जैसे गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन। तो जब गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन के अंदर जलती हुई माचिस की तिल्ली डाली जाएगी तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा, एक्सप्लोजन होगा, अचानक से धमाका होगा। और एक बार आपने गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन के अंदर जलती हुई माचिस की तिल्ली डाल दी, उसके बाद आप ब्लास्ट होने से रोक नहीं सकते। उसी तरीके से आपका ऑफर जो है वो गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन है। अगर जैसी आपके ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस नाम की माचिस की तिल्ली लग जाएगी, अब आप अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकते। एक्सेप्टेंस बनने के बाद ऑफरर और ऑफरी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनकर रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच प्रॉमिस हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दिस मींस एज सून एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोड। तो सिंपल बात है, जैसी गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन में जलती हुई माचिस लगेगी, आग तो लगनी है, एक्सप्लोड तो होना ही होना है। देख लेते हैं अगला पॉइंट, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इससे पहले हमने देखा था लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, उसी तरीके से हमारे कुछ लीगल रूल्स हैं रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, या इसको आप बोल सकते हो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पहला पॉइंट देख लेते हैं। वैसे मैं बता दूं ये आपके सेम मिलते जुलते ही होंगे जिस तरीके से हमने ऑफर के लीगल रूल्स पढ़े थे, क्योंकि हम जो है मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं, बेस हमारा पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। तो इस चैप्टर में अब ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है सिवाय एक टॉपिक के। वो टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे सामने, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसके लिए ऑफर बनाया गया है। सिंपल बात है ना, आप जिससे बात करोगे वही आपकी बात का जवाब देगा, कोई तीसरा आकर तो जवाब देगा नहीं। तो जिसको आप ऑफर दोगे वही आपके ऑफर का रिप्लाई करेगा। हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ ऑफर, उसमें हमने स्पेसिफिक ऑफर भी पढ़ा था और जनरल ऑफर भी पढ़ा था। स्पेसिफिक ऑफर के केस में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर देते हैं या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर देते हैं। तो जिसको हमने ऑफर दिया है, जिस स्पेसिफिक पर्सन को या जिस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को, वही पर्सन जो है हमें एक्सेप्टेंस भी दे सकता है।
जनरल ऑफर की बात करें, जनरल ऑफर किसके लिए होता है? जनरल ऑफर दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज को। तो पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपके ऑफर की नॉलेज जिस भी पर्सन को हो जाएगी, एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर कैन एक्सेप्ट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड आए इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, और अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन ना हो उसको क्या बोलेंगे हम? अनकंडीशनल। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब 100%। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो 100% होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके का ऑफर दिया है, ऑफर के अंदर जो जो टर्म्स और कंडीशन लगाई है, हमने देखा था ऑफर जो है कोई कंडीशन भी हो सकता है, ऑफर में कंडीशन भी लगा सकता है ऑफर। तो ऑफर की जो जो टर्म्स और कंडीशन है, आपको उस टर्म्स और कंडीशन को 100% एक्सेप्टेंस देनी होगी, तभी आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो आप 100% एक्सेप्टेंस दोगे। ऑफर के अंदर हम कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस के अंदर आप एक छोटी से छोटी कंडीशन भी नहीं लगा सकते। एक्सेप्टेंस आपका 100% एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम टू सेम जिस तरीके से आपको ऑफर मिला है। अगर आपने अपने एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन लगाई या आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो क्वालिफाइड नेचर की निकली, तो आपकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। इसीलिए एक बात कही जाती है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो मिरर इमेज होनी चाहिए ऑफर की, यानी एज इट इज जैसा आपको ऑफर मिला है, जिन कंडीशंस के साथ मिला है, आपको उसको 100% एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। आपका एक्सेप्टेंस ऑफर की मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन लगाई, तो आपकी एक्सेप्टेंस ना मानते हुए क्या मान ली जाएगी? काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर काउंटर ऑफर। तो एक्सेप्टेंस विद वेरिएशन, अगर आप एक्सेप्टेंस के अंदर वेरिएशन करते हो, तो आपकी एक्सेप्टेंस ना मानते हुए क्या मान लिया जाएगा? काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एम जो है, एम ने ऑफर किया कि वो अपना सेल करना चाहता है लैंड। किसको? एन को। कितने में? 280 पाउंड में। तो एन ने रिप्लाई करा, ठीक है मैं तुम्हारी लैंड खरीदने को तैयार हूं, एक्सेप्ट करा ऑफर को। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द आ गया, बट, कंडीशन लगा दी। और वो कंडीशन क्या लगाई? तो एन ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी लैंड खरीदने को तैयार हूं 280 पाउंड के अंदर, लेकिन मैं जो है 80 पाउंड का भी तुम्हें चेक दे दूंगा, और तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि जो बैलेंस है 200 पाउंड वो मैं हर महीने के हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा 50-50 पाउंड। तो यहाँ पर एन ने एक्सेप्टेंस तो दी, लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो है एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। यहाँ पर एम ने ऑफर दिया था, मैं तुम्हें अपना लैंड बेचना चाहता हूँ 280 पाउंड में, तुम ये मेरा लैंड पकड़ो और मुझे जो है 280 पाउंड दो। सिंपल, इतना सही ऑफर आया था। लेकिन एन ने जो है ऑफर एक्सेप्ट करने के साथ साथ कंडीशन भी जोड़ दी, तो कंडीशन तो अलाउड ही नहीं होती। तो ये जो एक्सेप्टेंस है एन के द्वारा जो दिया गया है, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है, इट वाज हेल्ड दैट एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेंस जो है एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? अनक्वालिफाइड का मतलब होता है विदाउट कंडीशन। तो यहाँ पर ये अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, का मतलब क्या हुआ? ये एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। यहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड है, एक अनक्वालिफाइड और दूसरा नॉट, और दो नेगेटिव वर्ड मिलकर बनाते हैं एक पॉजिटिव वर्ड, यानी ये एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹1 लाख। तो यहाँ पर ए ने ऑफर दिया कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ बी को, कितने में? 1 लाख रुपए में। बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे 80,000 फॉर इट। तो बी ने यहाँ पर रिप्लाई क्या करा? बी ने बोला मैं तुम्हारा घर तो खरीद लूंगा, लेकिन 80,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, 80,000 दे सकता हूँ। तो यहाँ पर बी ने जो है ए के ऑफर को क्या करा? रिजेक्ट कर दिया, और अपना एक सामने से नया ऑफर दे डाला 80,000 का। 1 लाख वाला ऑफर तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर बी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को हम एक्सेप्टेंस ना कहते हुए क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर काउंटर ऑफर क्या होता है। तो काउंटर ऑफर यही होता है हमारा, बी की तरफ से जो रिप्लाई आया, ये ऑफर के अंदर वेरिएशन किया गया। ऑफर दिया गया था 1 लाख का, ऑफर के अंदर वेरिएशन करके उसको 80,000 कर दिया गया। तो जब आप एक्सेप्टेंस देते हो, उस समय पर अगर आप ऑफर के अंदर कोई वेरिएशन करते हो, तो आपकी एक्सेप्टेंस ना मानते हुए क्या मान ली जाती है? काउंटर ऑफर मान ली जाती है। और काउंटर ऑफर के केस में होता क्या है? जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो लैप्स हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब ए का दिया गया ऑफर 1 लाख रुपए वाला, वो खत्म हो चुका है। अब बी का नया ऑफर आ गया 80,000 वाला। तो यहाँ पर जो है ए के ऑफर को, ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाय बी। ए के ऑफर को बी ने रिजेक्ट कर दिया। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, लेकिन वो एक्सेप्टेंस क्या थी? एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। ये अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं थी, यानी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस थी। कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी गई थी, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होती। बी हाउएवर चेंज हिज माइंड। बी का कुछ दिनों बाद क्या हुआ? माइंड चेंज हो गया, और उसने सोचा ठीक है अब 80,000 में नहीं मान रहा है, 1 लाख में खरीद लेता हूँ। तो बी गया ए के पास और बोला ठीक है मैं तैयार हूँ तुम्हारे घर 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए, तुमने मुझे 1 लाख का ऑफर दिया था, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। हम दोनों के बीच एग्रीमेंट बन गया। ये बताओ यहाँ पर जो ए है, क्या वो मजबूर है बी के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या ए का दिया हुआ ऑफर अभी भी वैलिड है? बिल्कुल नहीं। तो जैसी बी ने बोला था कि मैं तुम्हारा घर 80 में खरीदने को तैयार हूं, वैसी ए का ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब जो ऑफर दिया जा रहा है बी की तरफ से 1 लाख रुपए वाला, ये एक फ्रेश ऑफर है, एक नया ऑफर है। अब इसको एक्सेप्ट करना या ना करना वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर। अब एक्सेप्टेंस करने की पावर किसके हाथ में आ गई? ए के हाथ में आ गई। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड।
हमने इससे पहले पॉइंट पढ़ा था ऑफर के केस में ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर जो है ऑफर देता है तो कम्युनिकेट किसको करेगा, ऑफरी को। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस कौन देता है, ऑफरी। ऑफरी जब एक्सेप्टेंस देगा तो कम्युनिकेट किसको करेगा, ऑफर को। सिंपल सी बात है, आपको इतना तो समझ में आ रहा है। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होना जरूरी है किसके पास, ऑफर के पास। एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट, एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। तो आपकी एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना हो जाए ऑफर के पास, यानी ऑफर को पता ना चल जाए कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स ऑफर टू बाय वाइस प्लॉट। तो यहाँ पर एक्स ऑफर दे रहा है वाई को कि मैं तुम्हारा प्लॉट खरीदने को तैयार हूँ, कितने में, 10 लाख रुपए में। वाई डिस्कस द प्रपोजल विद जेड। तो वाई ने इस प्रपोजल को डिस्कस किया किसके साथ, जेड के साथ। जेड कौन है, जेड है लॉयर। किसका लॉयर है, वाई का लॉयर है। तो वाई और जेड ने मिलकर जो है आपस में डिस्कशन किया कि ये प्लॉट जो है 10 लाख रुपए में बेचना सही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच डिस्कशन होने के बाद तो वाई जो है इस कंक्लूजन पे आया कि मैं तैयार हूँ एक्स को अपना प्लॉट 10 लाख रुपए में बेचने के लिए। अब यहाँ पर वाई और जेड ने आपस में डिस्कशन किया, जबकि वाई ने जो है कम्युनिकेशन किया ही नहीं किसके साथ, एक्स के साथ। वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया एक्स के पास। तो जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, आप अपने मन में तय कर लोगे ठीक है मैं ऑफर को लेने को तैयार हूं, तो ऑफर को थोड़ा पता चलेगा कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको कहां से पता चलेगा। तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना होगा। तो यहाँ पर वाई ने बताया नहीं और वाई ने बताया नहीं, तो दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक फेमस केस लॉ है जिसका नाम है ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो यहाँ पर ये केस कब हुआ था, 1877 में। तो इस केस लॉ के अंदर क्या फैक्ट है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बी कौन है, बी है एक सप्लायर। किस चीज का सप्लायर है, कोल का सप्लायर है। ये जो है कोल सप्लाई करता है। तो बी ने जो है एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार करा जिसमें उसने बोला किसको, ये मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर को एक ड्राफ्ट लेटर तैयार करके दिया और बोला कि मैं जो है तुम्हें कोल सप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें कोल सप्लाई करने का ऑफर दे रहा हूं। तो मैनेजर के पास ये लेटर पहुंचा, किसको भेजा, मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी। मैनेजर ने वो लेटर को पढ़ा और लेटर को पढ़ने के बाद मैनेजर को ऑफर जो है अच्छा लगा। मैनेजर ने उस ऑफर के लेटर के ऊपर ही जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है बी ने भेजा था, सप्लायर ने भेजा था मैनेजर को, उसी ड्राफ्ट एग्रीमेंट के ऊपर मैनेजर ने जो है अप्रूव लिख दिया। अप्रूव का मतलब उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अप्रूव लिख के उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट को अपने ड्रॉर में डाल दिया, नीचे टेबल के ड्रॉर में जो है डाल दिया। और इस इंटेंशन के साथ डाला कि वो इस ड्राफ्ट को जो है बाद में सेंड कर देगा कंपनी के सॉलिसिटर को। कंपनी का सॉलिसिटर कौन होता है, कंपनी का लॉयर। उसको सेंड कर देगा और एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनवा लेगा बी के साथ। लेकिन बाय मिस्टेक हुआ क्या, वो जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था वो ड्रॉर के अंदर ही पड़ा रह गया, कभी पहुंचा ही नहीं बी के पास। तो जब सप्लायर के पास यानी ऑफर के पास मैनेजर ने अपनी एक्सेप्टेंस पहुंचाई नहीं, तो क्या दोनों के बीच एग्रीमेंट बना, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं करी ऑफर के पास, तो आपकी एक्सेप्टेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या डिसीजन आया, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर ने कम्युनिकेट ही नहीं करी अपनी एक्सेप्टेंस बी को यानी ऑफर को। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफर के पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है पहले से तय होना। तो यहाँ पर आपके एक्सेप्टेंस का मोड क्या होगा, ये बात पहले से तय कौन करके देता है, ऑफर करके दे सकता है। अब ऑफर की मर्जी है, ऑफर ने कोई ऑफर दिया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको समझ में आएगा। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार जो है तुम्हें 5 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूं, क्या तुम खरीदने को तैयार हो। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने ऑफर दिया मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी ने बोला 5 लाख रुपए का सवाल है, ऐसे थोड़े ज्यादा है, तो एक काम करो मुझे 2-4 दिन सोचने का वक्त दो। तो ए ने बोला ठीक है तुम टाइम ले लो 2-4 दिन का, लेकिन जब तुम रिप्लाई करोगे तो रिप्लाई एक काम करना, मुझे जो है मेरे ईमेल आईडी पे करना, मेरे को ईमेल करके बताना कि तुम क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो बी ने बोला ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑफर यानी मिस्टर ए उसने बता दिया कि बी को जो है एक्सेप्टेंस किस मोड में देनी है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बता दिया कि ईमेल के थ्रू जो है मुझे एक्सेप्टेंस देनी है। तो एक्सेप्टेंस का मोड प्रिस्क्राइब हो गया, बता दिया। तो 2-4 दिन सोचने के बाद बी ने सोचा कि ठीक है मैं 5 लाख में कार खरीद लेता हूं एक ही। अब बी को जो है ए को बताना है, अपनी एक्सेप्टेंस देनी है किसके थ्रू, मेल के थ्रू, जैसा कि ए ने कहा था। लेकिन बी ने क्या करा, बी ने जो है ए को एसएमएस कर दिया और एसएमएस करके बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, मैं तुम्हारी कार 5 लाख में खरीदने को तैयार हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ऑफर ने क्या बोला था, मिस्टर ए ने क्या बोला था, मुझे मेल करना है एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन बी ने करा क्या, बी ने उसको एसएमएस कर दिया। अब यहाँ पर प्रिस्क्राइब मोड जो बोला गया था ऑफर के द्वारा, तो क्या ऑफरी ने उसको फॉलो करा, क्या बी ने उसको फॉलो करा, बिल्कुल नहीं करा। जो बोला गया था वो तो करा ही नहीं। तो यहाँ पर जब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब करा जाता है ऑफर के द्वारा, यानी पहले से बता दिया जाता है, ऑफर पहले से बताता है आपको जो एक्सेप्टेंस देनी है वो इस मोड में देनी है, तो ऑफरी को उस मोड को फॉलो करना चाहिए। मिस्टर बी को जो है ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई देना चाहिए था, उसने गलती कर दिया एसएमएस के थ्रू रिप्लाई देकर। अगर वो मेल के थ्रू रिप्लाई देता तो यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पक्का बनता। अगर जो है जिस मोड में ऑफर ने कहा है कि इस मोड में आपको एक्सेप्टेंस देनी है, अगर आप उस मोड में एक्सेप्टेंस देते हो, उस मोड को फॉलो करते हो, तो आपकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी और आपके बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को फॉलो नहीं करते हो, इफ नॉट फॉलो, जैसा कि बी ने किया, तो वहां पर आप सब पावर आ गई किसके हाथ में, ऑफर के हाथ में। तो अब ऑफर अपनी मर्जी से तय कर सकता है कि वो आपके दूसरे मोड में दी गई एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे या बोल दे कि आपने जो है
मेरे कहे मुताबिक मोड में एक्सेप्टेंस दी नहीं है तो मैं आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सारा मामला किसके हाथ में आ जाता है? ऑफर के हाथ में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है, अगर ऑफर चाहता है कि वो एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करे तो सबसे पहले एक्सेप्टर को यानी ऑफरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रीजनेबल टाइम के अंदर, यानी एक रीजनेबल टाइम के अंदर बताना पड़ेगा कि मैं आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब मोड को फॉलो नहीं करा। और अगर ऑफर फेल हो गया बताने में और उसने रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं बताया तो जो एक्सेप्टेंस है भले ही वो प्रिस्क्राइब मोड के अकॉर्डिंग ना आई हो, वो एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी और यहाँ पर ऑफर बाउंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऑफर को अब कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही होगा ऑफरी के साथ। ये तो बात आ गई कि ऑफर ने जो है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब कर रखा था, पहले से बता रखा था। लेकिन अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब ही ना कर रखा हो, पहले से बता ही ना रखा हो ऑफर ने, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो है आपका जिस तरीके का ऑफर है उस हिसाब से आप देख लो कि जनरली इसकी एक्सेप्टेंस किस मोड में दी जाती है। तो कोई भी एक रीजनेबल और यूजुअल मोड में जो है अपने एक्सेप्टेंस दे दो, बात खत्म। तो अगर प्रिस्क्राइब कर रखा है तो ही ये झंझट है, अगर नहीं कर रखा तो बात ही खत्म है। कोई भी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द ऑफर प्रिस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर, अगर ऑफर ने साफ साफ प्रिस्क्राइब कर रखा है एक्सेप्टेंस जो है वो आपको मैसेंजर के थ्रू देनी है, लेकिन ऑफरी जो है एक्सेप्टेंस को सेंड कर देता है ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बता रखा था उसको फॉलो नहीं किया ऑफरी ने, तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। लेकिन कब नहीं मानी जाएगी? जब जो है रीजनेबल टाइम के अंदर ऑफर जो है ऑफरी को इन्फॉर्म कर दे और बता दे कि आपकी एक्सेप्टेंस को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। तो एक सिंपल सा रूल है, आपको ध्यान रखना है। आप जो है इस चार्ट को एक बार देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिस्क्राइब टाइम। तो यहाँ पर टाइम भी प्रिस्क्राइब कर सकता है ऑफर। ऑफर बता सकता है कि भाई मुझे जो है इतने दिन में एक्सेप्टेंस दे देना, मैं इतने टाइम इंतजार करूंगा, अगर तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं जो है ये ऑफर किसी और को दे डालूंगा, मैं तुम्हारे इंतजार में ही थोड़ा ना बैठा रहूंगा। एग्जांपल वही पकड़ते हैं, ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, तो बी ने बोला कि मुझे जो है कुछ टाइम दो सोचने का। ए ने बोला ठीक है ले लो टाइम, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर बता देना। 1 हफ्ते के अंदर नहीं बताओगे तो मैं ये कार जो है किसी और को बेच दूंगा, तो मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता इंतजार कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑफर ने जो है साफ साफ टाइम बता दिया, प्रिस्क्राइब टाइम दे दिया, इस टाइम के अंदर जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे देना। नहीं दोगे मैं किसी और को ऑफर दे दूंगा। तो यहाँ पर टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस अगर पहले से प्रिस्क्राइब है, ऑफर ने बता रखा है, तो आपको उसी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर जो है अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। लेकिन अगर ऑफर ने कोई टाइम लिमिट ही नहीं दी तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिस्क्राइब ही नहीं करी कोई टाइम लिमिट, तो यहाँ पर जो है एक रीजनेबल टाइम के अंदर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है? वो डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ए ऑफर टू सेल बी 50 kg ऑफ बनाना एट ₹500। तो ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं जो है तुम्हें 50 किलो बनाना बेचना चाहता हूँ, कितने में? 500 में। बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 days। बी जो है उस ए के ऑफर को एक्सेप्ट करने कितने दिन बाद आ रहा है? 4 दिन बाद। तो अब ये बताओ ये एक्सेप्टेंस जो है एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। केले बेचने की बात हुई है और केले जो है एक पेरिशेबल गुड्स होता है, एक पेरिशेबल आइटम है, क्योंकि ये खराब हो जाता है जल्दी। तो 4 दिन का इंतजार थोड़ी ना केले आपके लिए करेंगे, वो तो खराब हो जाएंगे। आपको अपनी एक्सेप्टेंस जो है एक रीजनेबल टाइम में देनी होगी। और आपको समझना होगा जब पेरिशेबल आइटम की बात आती है तो रीजनेबल टाइम ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का हो सकता है, आधे दिन का हो सकता है, उससे ज्यादा रीजनेबल टाइम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बनाना जो है 1 हफ्ता इंतजार नहीं कर सकते, 4 दिन जो है एक रीजनेबल टाइम नहीं होता। आपको रीजनेबल टाइम के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देनी थी, तो ये एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। यही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं तुम्हें कितने? 10 लाख रुपए में। बी ने एक्सेप्ट कर दिया ऑफर और कम्युनिकेट कर दिया ए को, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो यहाँ पर 4 दिन बाद जो है बी ने ए को अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया है। अब बताओ 4 दिन क्या है? एक रीजनेबल टाइम माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। तो यहाँ पर मकान खरीदने बेचने की बात हुई है, ये कोई पेरिशेबल आइटम नहीं है जो 4-5 दिन हफ्ते भर का इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ पर 4 दिन बिल्कुल रीजनेबल टाइम है, जबकि ऊपर 4 दिन रीजनेबल टाइम नहीं था। तो डिपेंड करता है केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो आप किसी के साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो कई बार क्या होता है, ऑफर ने जो है ऑफर दिया ऑफरी को और ऑफरी जो है बिना ऑफर को कुछ जवाब दिए चला गया वहां से। कई बार जो है ऑफरी साइलेंट रह जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है, तो आप उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। साइलेंस कभी किसी की एक्सेप्टेंस नहीं होती। कोई चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बात से सहमत है। तो समटाइम्स द एक्सेप्टर डज नॉट कन्वे हिज रीजन और कीप साइलेंट। तो एक्सेप्टर जो है कई बार अपने रीजन को कन्वे नहीं करता, तो आप उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। साफ साफ लिखा है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 लाख। तो एक्स ने ऑफर करा वाई को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में, और साथ में एक बात और लिख दी, इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन 2 weeks आई शैल अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर। तो ये बात तो हो ही नहीं सकती, तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब तुम साइलेंट रहे। और अगर ऑफरी साइलेंट रहता है तो ऑफरी की साइलेंट को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर 1 year। तो यहाँ पर कोई एक पर्सन है जिसका नाम ए है, उसने वीकली मैगजीन सब्सक्राइब करी हुई है। वीकली बेसिस पे जो मैगजीन आती है वो उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, यानी हर हफ्ते जो है 1 साल तक मैगजीन कंपनी ए के घर पे मैगजीन डिलीवर करती रहेगी। तो यहाँ पर हुआ क्या,
1 साल पूरा हो गया, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, 1 साल बाद उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, उसके बावजूद मैगजीन कंपनी ने जो है कंटिन्यू उसको मैगजीन भेजना चालू रखा और 5 साल तक भेजती रही। तो जनरली मैगजीन कंपनी करती भी है और ऐसा करते करते 5 साल हो गए, 5 साल तक जो है मैगजीन कंपनी ए के घर मैगजीन भेजती रही और ए भी जो है उनको पढ़ता गया, अपने यूज में लेता गया और उसने मना भी नहीं करा कभी मैगजीन कंपनी को। और जब 5 साल पूरे हुए मैगजीन कंपनी ने बोला कि जो है बिल पे करो, तो यहाँ पर ए मुकर गया। ए ने बोला कि मैंने 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके बावजूद आप मुझे मैगजीन भेजते रहे और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, तो मेरा कोई जवाब ना देना, मेरी साइलेंस आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो अब ये बताओ यहाँ पर ए लायबल होगा ये बिल पे करने के लिए? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ए ने एक्सेप्टेंस दी है। अब वो एक्सेप्टेंस उसने बोलकर नहीं दी, कुछ लिखकर नहीं दी, लेकिन बाय कंडक्ट दी है। याद करो हमने पढ़ा था ऑफर जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। आपका उस मैगजीन को रेगुलर बेसिस पे यूज करना ही ये साबित करता है कि आपने कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिससे सामने वाले पर्सन को साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आप रेगुलर बेसिस पे उस मैगजीन को यूज कर रहे थे। तो इससे क्लियर है कि आपने जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। तो यहाँ पर ए ने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दिया था। नेक्स्ट पॉइंट ही हमारा यही है, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तो एक्सेप्टेंस आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब आप एक्सेप्टेंस दो बाय वर्ड, वर्ड के थ्रू दो। अब वर्ड के थ्रू आप रिटर्न दो चाहे ओरल दो यानी स्पोकन दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो बाय कंडक्ट, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे सामने वाले पर्सन को क्लियरली पता चल रहा है कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्शन सेल ऑफ अ कार। एक ऑक्शन सेल लगा है कार का, ए ने हाईएस्ट बिड लगाई, तो ए ने क्या दिया? ए ने दिया ऑफर। ऑक्शन सेल में जब ऑक्शन सेल अनाउंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्विटेशन टू ऑफर। हमने पढ़ा हुआ पहले, ऑक्शन सेल की अनाउंसमेंट करना इन्विटेशन टू ऑफर कहलाता है। उसके बाद जब वहां पर इंटरेस्टेड बायर आते हैं और वो बायर आकर बिड लगानी शुरू करते हैं, तो वो जो बिड लगाते हैं उसको बोलते हैं हम ऑफर। और उसमें से जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उस बिड को ऑक्शनर जो है एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट कैसे करता है? टेबल पर हैमर को स्ट्राइक कर कर। टेबल पर हैमर स्ट्राइक करना एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाती है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट माना जाता है। यहाँ पर ऑक्शनर को हाईएस्ट बिडर के ऑफर को एक्सेप्ट करना है, तो वो क्या करता है? वो एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्राइक करता है टेबल पर हैमर से। तो बिना उसने कुछ बोले अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और ये एक्सेप्टेंस इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन अ कॉबलर सिट विद अ ब्रश एंड पॉलिश। तो जब एक मोची सड़क पे बैठा होता है ब्रश और पॉलिश लेके, तो यहाँ पर अ पर्सन गिविंग हिज शूज फॉर पॉलिशिंग कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो यहाँ पर जो कॉबलर बैठा है वो अपना ब्रश और पॉलिश लेके बैठा है, तो वो आपको ऑफर दे रहा है कि आओ मेरे पास और आके जो है जूता पॉलिश करवा लो। तो आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करोगे? कोई पर्सन जाएगा, जाकर जो है अपना शूज जो है उसको देगा, तो जैसे उसने अपना जूता उतार के कॉबलर को दिया, ये उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने जैसा है। आपने उसको कुछ बोला नहीं, जैसे ही अपना जूता दिया तो इससे क्लियरली मेंशन हो गया कि आप उसे अपना जूता दे रहे हो पॉलिश करवाने के लिए, यानी आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्लियर हो गया आपको? ये थे हमारे कुछ लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो हमारा एक्सेप्टेंस वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।